हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग इस चांद बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट द कॉमन यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का कॉमन यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, डेंसिटी का वैसे ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट ये यूनिट काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग कॉमनली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे सबस्टांस ही वाटर है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट है नेम द क्वांटिटी हुज 1 यूनिट इज पास्कल। तो पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। स्टेट द यूनिट इन विच प्रेशर इज मेजर्ड। तो प्रेशर को पास्कल में मेजर किया जाता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, इसी को पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द बायंट फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। नहीं, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे सिर्फ बायंट फोर्स डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्ट पे कितना बायंट फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, कि कौन से लिक्विड में वो डाला गया है और उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू गैसेस। यस, क्योंकि गैस भी एक फ्लूइड है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन डज द बायंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड एक्ट। तो बायंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। वैसे लिक्विड या फ्लूइड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से, ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करता है। बट ये जो अपवर्ड प्रेशर होता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, इसी को हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं। तो बायंट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का अदर नेम है अपथ्रस्ट फोर्स। नेम द फोर्स विच मेक हैवी ऑब्जेक्ट अपीयर लाइट व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। तो ये बायंट फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज करने के बाद लाइट फील होने लगता है, क्योंकि बायंट फोर्स जो होता है उसके वेट को कम करता है। व्हाट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बायंट फोर्स को बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं। नेम द प्रिंसिपल विच गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग बायंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता करते हैं। बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना वो ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस किया रहता है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर उस पर आर्किमिडीज फोर्स लगता है। नेक्स्ट है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। हमने बात करा था आयरन के बारे में कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 होता है। इसका मतलब ये होता है कि आयरन वाटर के मुकाबले 7.8 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर मरकरी का 13.6 है, इसका मतलब मरकरी वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है। मरकरी ज़्यादा हैवी होता है वाटर से 13.6 टाइम्स। अगर मैं बता रहा हूँ और आपको क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। आप लोग वापस वीडियो को देखिए और इस पीडीएफ को पढ़िए। जो भी इसमें प्रिंसिपल या फिर फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले और प्रिंसिपल को अच्छे से याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आइए। व्हाट नेम इज गिवन टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड। अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या फिर बायंट फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बायंसी। बायंसी एक टेंडेंसी होता है लिक्विड का, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाएगा तो वो लिक्विड इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाने लगेगा। इसी टेंडेंसी को बायंसी बोलते हैं। व्हाट काउज बायंट फोर्स ऑन अ बोट।
तो बोट पे जिस लिक्विड में बोट को डाला रहता है, पानी में जो बोट पानी में रहता है ना, ये जो बोट है ये पानी में रहता है, तो पानी इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाते रहता है। व्हाट काउज बायंट फोर्स, तो यहाँ पे पानी का जो टेंडेंसी होता है, पानी का जो बायंसी टेंडेंसी होता है, उसकी वजह से पानी इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाते रहता है, उसी को बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर, लास्ट वीडियो में ही हमने बात करा था कि आइस जो है पानी पे फ्लोट करता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर के मुकाबले। व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर विल प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 500 पास्कल। देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 500 पास्कल का, फोर्स पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स को F मान लीजिए, और यहाँ पे ये एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 0.5, ये 25 जीरो, तो ये 250 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 200 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए ये फ्लोट कर रहा है, लिक्विड में ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का वेट है 200 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस किए हुए है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस किया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस तभी करेगा जब जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही इस पर अपथ्रस्ट लगेगा। तो अगर इस पर 200 न्यूटन का अपथ्रस्ट लग रहा है, तो इस पर बायंट फोर्स भी 200 न्यूटन ही लग रहा होगा, तभी ये इसको बैलेंस कर पाएगा। नेम द साइंटिस्ट हु गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, आर्किमिडीज इसके बारे में बताए थे। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 95 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी है यहाँ पे 19, मास है 95 ग्राम। देखिए यहाँ पे ग्राम में ही बात कर रहा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे दिया हुआ भी ग्राम में ही है, तो 95 बाई वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 95 बाई 19, तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट ऑफ डेंसिटी 3000 किलोग्राम। यहाँ पे भी डेंसिटी दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3000, डेंसिटी मास पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट देखिए सेम ही है, मीटर क्यूब है, मतलब ये किलोग्राम में मास इसका किलोग्राम में निकलेगा, तो मास इक्वल टू हो जाएगा, यही से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 15,000 किलोग्राम। 23 व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस ऑफ मास 100 ग्राम, वॉल्यूम यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, CGS यूनिट में है, CGS यूनिट स्मॉलर यूनिट होता है, C यहाँ पे सेंटीमीटर के लिए होता है, G ग्राम के लिए होता है, और ये सेकंड के लिए होता है, S फॉर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटीग्राम और सेंटीग्राम में ही दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ग्राम में दिया हुआ है, इसीलिए इसको CGS यूनिट मैंने अभी बोला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी बता दीजिएगा मास बाई वॉल्यूम से। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ वुड हेल्ड अंडर वाटर राइज टू द सरफेस व्हेन रिलीज। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, एक वुडन ब्लॉक को पानी के अंदर रखा हुआ है पकड़ करके, मतलब कोई फोर्स लगा करके, वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगा करके इसको पानी के अंदर किया हुआ है अभी, तो अब जैसे ही वो फोर्स को हटाइएगा तो वुडन ब्लॉक ऊपर की ओर राइज कर जाएगा। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लिक्विड जो है इस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है और ब्लॉक का डेंसिटी कम होता है, तो वुडन ब्लॉक का डेंसिटी कम होता है, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट की वजह से वुडन ब्लॉक जो है सरफेस पे चला आता है। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विल इट सिंक और फ्लोट व्हेन डिप्ड इन अ बकेट ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखिए ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 800 किलोग्राम है पर मीटर क्यूब और वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है और बॉडी का डेंसिटी कम है। तो जब बॉडी का डेंसिटी कम होता है और लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, उस केस में बॉडी फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो आंसर होगा फ्लोट करेगा। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। Is it force which make object appear lighter in water? It is the buoyant force which make object appear lighter in water. A heavy ship float in water because its एवरेज डेंसिटी बोट का, शिप का एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है। देखिए शिप वैसे होता है आयरन का और आयरन का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है, बट शिप का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा रहता है, शिप बहुत बड़ा रहता है और इसमें एयर के लिए काफ़ी स्पेस होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इसका कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है और इसका डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि ये पानी से भी कम हो जाता है और ऐसे केस में शिप फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर। इन फ्लूइड प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड में ऑल डायरेक्शन से प्रेशर लगता है एंड प्रेशर एज द डेप्थ इंक्रीज। जैसे ही डेप्थ इंक्रीज करता है प्रेशर भी इंक्रीज करने लगता है। इन ऑर्डर टू सिंक इन अ फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ग्रेटर होना चाहिए देन दैट ऑफ फ्लूइड। दैट ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड के डेंसिटी से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए डेंसिटी ऑब्जेक्ट का। स्नो शूज वॉक बाय स्प्रेडिंग आउट अ पर्सन। देखिए स्नो शूज का एरिया जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है, तो स्नो शूज जो होता है पर्सन, स्नो शू स्प्रेडिंग आउट पर्सनस वेट, तो पर्सन का जो वेट होता है वो ज़्यादा एरिया पे स्नो शू के वजह से ज़्यादा एरिया पे उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो स्नो शूज वर्क बाय स्प्रेडिंग आउट पर्सन वेट ओवर अ मच बिगर एरिया। इफ द एरिया ऑफ स्नो शू इज 5 times then the area of an ordinary shoe, then the pressure of snow shoe on the snow is 5 times। तो देखिए अगर स्नो शूज़ का एरिया 5 times अगर ज़्यादा रहेगा ग्रेटर, तो प्रेशर जो लगेगा वो 5 times कम लगेगा। स्नो शू का एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है, तो अगर स्नो शू जो है 5 times एरिया को बढ़ा दे रहा है तो इस पर प्रेशर 5 times कम हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस। डेंसिटी किसी सबस्टांस का सिंपली उसका मास बाय वॉल्यूम होता है और रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस इज 7.1 व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। देखिए डेंसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है और डेंसिटी का ऐसा यूनिट, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा मास बाई वॉल्यूम ही रहेगा और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही रहेगा और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ही रहेगा, इसलिए डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डेंसिटी इन ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आंसर देने से पहले। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बना देगा। डिफाइन थ्रस्ट, व्हाट इज इट्स यूनिट। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अ मग फुल ऑफ वाटर अपीयर लाइट एज लॉन्ग एज इट इज अंडर वाटर इन द बकेट देन व्हेन इट इज आउटसाइड वाटर। देखिए बकेट के अंदर जो मग होता है लाइट फील होता है क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगते रहता है। व्हाट हैपन व्हेन बायंट फोर्स एज more and more volume of object। What happened to the buoyant force as more and more volume of solid object is immersed in liquid। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में इमर्ज कीजिएगा उसी तरह buoyant force का मैग्नीट्यूड जो है बढ़ते जाता है। Why does the buoyant force become maximum? When does the buoyant force become maximum? तो जब ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्स्ड हो जाता है वाटर के तो उस कंडीशन में
या फिर कोई भी लिक्विड के, उस कंडीशन में बाइंड फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। Why do we feel light on our feet when standing in a swimming pool with water up to our armpit? जब कंधे तक हम लोग पानी के अंदर होते हैं, या कंधे तक जब आप पानी के अंदर होते हैं, तो आपका पैर जो होता है नीचे से हल्का फील होने लगता है, क्योंकि आपके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगते रहता है। एक्सप्लेन व्हाई बिग बोल्डर कैन बी मूव्ड इजिली बाय फ्लड। देखिए कह रहे कि फ्लड में बिग बोल्डर, बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, इजिली कैसे मूव हो जाता है, क्योंकि इसका वेट पानी के अंदर कम होता है। फ्लड मतलब बहुत सारा पानी वहाँ पे रहता है, जिससे इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगता है और इसके वेट को कम किए रहता है, तो ये लाइट फील होता है और ये फ्लड में इजीली मूव हो जाता है। एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट इट फ्लोट इन मरकरी। आयरन नेल वाटर में सिंक कर जाता है क्योंकि आयरन का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है, बट मरकरी पे फ्लोट करता है क्योंकि मरकरी का डेंसिटी ऑफ मरकरी ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ आयरन से। हम लोगों ने देखा था इसको भी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई अ पीस ऑफ ग्लास सिंक इन वाटर बट इट फ्लोट इन मरकरी। मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ चीज़ मरकरी पे फ्लोट करता है। यहाँ पे ग्लास का डेंसिटी देखिए पानी से ज़्यादा होता है बट मरकरी से कम होता है, इसीलिए ग्लास पानी में डूब जाता है बट मरकरी में फ्लोट करते रहता है। अ स्टील सिंक इन वाटर बट अ स्टील बोट फ्लोट। देखिए स्टील का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है, तो स्टील वाटर में सिंक कर जाता है, बट स्टील का बोट फ्लोट करता है। तो स्टील का बोट फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि बोट को डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाए। जब बोट का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जब आप काफ़ी इंक्रीज करा दीजिएगा तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाता है ना, एवरेज डेंसिटी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में एवरेज डेंसिटी स्टील के बोट का वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है, इसलिए स्टील बोट फ्लोट करता है। एक्सप्लेन व्हाई स्कूल बैग आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रैप। ये हम लोगों ने पढ़ा था, स्कूल बैग का स्ट्रैप वाइड होता है प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट मोर इफेक्टिवली। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम होता है, जिसकी वजह से कम फोर्स लगाने पे भी वो इजीली कट कर देता है। एक्सप्लेन व्हाई वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। देखिए ये जो रेलवे लाइन है इसके नीचे इस तरह से वुडन का ब्लॉक रखा हुआ रहता है या फिर सीमेंट का ब्लॉक रखा रहता है, तो ये इसके प्रेशर को कम करने के लिए रखा हुआ होता है। ये देखिए ये जो रेलवे लाइन है पहले सिर्फ इतना एरिया पे ही प्रेशर लगा रहा था जितना ये ग्राउंड के टच में है, पर अब ये सारे ब्लॉक पे प्रेशर लगाता है और ब्लॉक का एरिया, ये देखिए जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक और सीमेंट ब्लॉक जो है कॉन्टेक्ट एरिया, अर्थ से कॉन्टेक्ट एरिया काफ़ी इंक्रीज करवा देता है। ये देखिए ये सिर्फ रेलवे ट्रैक है, तो ये सिर्फ इतना एरिया ही इसका अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा, पर जब इसको हम लोग इस तरह से वुडन ब्लॉक पे रखेंगे या फिर सीमेंट के ब्लॉक पे इस तरह से रखते हैं तो इसका प्रेशर जो है इस पूरा पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर ये फर्दर अर्थ पे प्रेशर लगाता है, जिसके वजह से एरिया बहुत बढ़ जाता है और प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग वुडन या कंक्रीट स्लीपर्स का यूज करते हैं रेलवे लाइन में। एक्सप्लेन व्हाई अ वाइडर स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील ऑफ एन आर्मी टैंक। देखिए टैंक देखिएगा आप या फिर जेसीबी देखिएगा, जेसीबी काफ़ी हैवी होता है, उसमें इस तरह का चेन लगा हुआ होता है, इसको स्टील बेल्ट बोलते हैं। स्टील का होता है ये बेल्ट जैसा, इसलिए इसको स्टील बेल्ट बोलते हैं। तो ये टैंक का काम होता है लड़ाई, जब वार होता है उस वक्त टैंक का यूज होता है, और जहाँ पे वार होता है वहाँ पे एरिया कैसा भी हो सकता है, मतलब आपको कैसे भी एरिया में जाकर के लड़ाई करना पड़ सकता है। और वैसे जगह पे अगर मान लीजिए कि ग्राउंड आपका वेट रहा तो अगर आप टैंक ले जाइएगा तो टैंक उस पर सिंक कर जाएगा, क्योंकि टैंक का वेट काफ़ी हैवी होता है। इसीलिए इसको ये वाइड यहाँ पे स्टील का बेल्ट लगाया हुआ होता है, ताकि ये सरफेस एरिया, देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्ट एरिया सरफेस का, ये टैंक का सरफेस से कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा देता है, और जैसे ही एरिया बढ़ता है तो
ये टैंक का वेट की वजह से जो फोर्स लगता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, सेम ही रहता है, पर एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है और इसका ख़राब जगह में भी, मतलब वेट जगह पे भी टैंक इजीली मूव कर सकता है। अ वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए इस फिगर के बारे में बात कर रहा है कि ये वाइड स्टील बेल्ट लगाया हुआ है व्हील पे। टिप ऑफ अ सेविंग नीडल इज शार्प, इसके बारे में पढ़ा था। सेविंग नीडल का टिप शार्प होता है ताकि ये इजीली पेनेट्रेट कर जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसको आपको सिलना है, उस पर उसमें आसानी से ये पेनेट्रेट कर जाए। एक्सप्लेन वाई, यही सेम क्वेश्चन हो गया। व्हेन इज द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर, व्हेन अ मैन इज वॉकिंग और व्हेन मैन इज स्टैंडिंग। हम लोगों ने देखा था जब मैन स्टैंड होता है उस वक्त दोनों पैर इसका अर्थ पे होता है और इसके वजह से एरिया इंक्रीज कर जाता है और एरिया इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो जब आदमी खड़ा होता है उस वक्त तो ज़्यादा प्रेशर, जब आदमी खड़ा होता है उस कंडीशन में वो कम प्रेशर अर्थ पे लगाता है चलने के मुकाबले। मतलब जब चलता है तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ पे और जब खड़ा रहता है तो कम प्रेशर अर्थ पे एग्जर्ट करता है। एक्सप्लेन वाई स्नो शू स्टॉप यू फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट स्नो। स्नो शू सिंक करने से क्यों रोकता है? क्योंकि सॉफ्ट स्नो शू का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, हम लोगों ने अभी ही देखा। एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम अप्लाई होता है। एक्सप्लेन वाई व्हेन अ पर्सन स्टैंड ऑन अ क्वेश्चन द डिप्रेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। यूज योर आइडियाज अबाउट प्रेशर टू एक्सप्लेन वाई इट इज ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ़ यू हैव फ्लैट शू रेदर देन शू विथ शार्प हील। देखिए सैंड जो होता है स्पॉन्जी टाइप का होता है, मतलब सैंड पे आप प्रेशर लगाइएगा तो सैंड नीचे की ओर पुश होता है। तो जब आप वॉक ऑन जब आप खाली पैर स्नो पे चलिएगा तो उस वक्त आपका जो कांटेक्ट एरिया होता है सिर्फ आपके पैर के एरिया इतना बराबर ही होता है। स्नो पे सिर्फ आपके पैर के एरिया इतना ही एरिया में प्रेशर लगता है, जिसके वजह से आपका पैर का एरिया कम होता है और वेट आपका ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जब आप स्नो पे चलते हैं तो स्नो नीचे की ओर पुश होता है और उस कंडीशन में चलने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए कोई भी आदमी चलता कैसे है, एक्शन रिएक्शन फोर्स से चलता है। हम लोगों ने बात करा था कि जब आप अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो अर्थ आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब सैंड पे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कीजिएगा तो सैंड खुद बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाता है, जिसके वजह से ये आप पे उतना इफेक्टिवली फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा पाता है। तो जब आप फ्लैट शू पहन करके सैंड पे चलते हैं, फ्लैट शू पहन करके जब आप सैंड पे चलते हैं तो फ्लैट शू होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर जब कम हो जाता है तो आप सैंड में ज़्यादा सिंक नहीं करते हैं और इस कंडीशन में सैंड पे चलना आसान हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई अ नेल हैज़ पॉइंटेड टिप, नेल में पॉइंटेड टिप इसलिए होता है क्योंकि कम एरिया होने की वजह से जब आप इस पर फोर्स लगाते हो तो ये इजीली वॉल के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है, या फिर जहाँ भी आपको स्कील को ठोकना हो वहाँ पे इजीली पेनेट्रेट कर जाता है कम एरिया होने की वजह से। एक्सप्लेन व्हाई बिल्डिंग एंड डैम्स हैव वाइड फाउंडेशन। देखिए बिल्डिंग या डैम का फाउंडेशन जो बेस होता है उसको वाइड रखा जाता है क्योंकि बिल्डिंग या डैम पे प्रेशर काफ़ी लगता है। डैम पे वाटर का काफ़ी प्रेशर होता है या फिर बिल्डिंग पे इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका फाउंडेशन चौड़ा दिया जाता है, वाइड दिया जाता है ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करा दे और ऐसे कंडीशन में इसका प्रेशर का इफेक्ट कम हो। व्हाई डज अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाई डू कैमल हैव लार्ज फ्लैट फीट। देखिए कैमल थार रेगिस्तान में रहता है जहाँ पे सिर्फ सैंड होता है, तो इसलिए कैमल का एवोल्यूशन इस तरह हुआ कि इसका फीट जो है फ्लैट हो गया ताकि ये इजीली सैंड पे चल सके। नेम दीज फोर्सेस, द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में सबमर्ज्ड है तो उस पर अपवर्ड अपथ्रस्ट लगता है, अपवर्ड अपथ्रस्ट लगता है जिसको बाइंड फोर्स भी बोलते हैं। द फोर्स विच वियर अवे टू सरफेस एज दे मूव ओवर वन अनदर। देखिए इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं।
फ्रिक्शनल फोर्स, इसको वियर एंड टियर फोर्स बोलते हैं। जब आप चलते हैं तो जब आप शू या स्लीपर पहन करके चलते हैं तो कुछ दिन बाद आपका शू जो होता है या स्लीपर जो होता है उसका सोल पतला हो जाता है, रब हो जाता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। या फिर साइकिल या फिर बाइक का टायर भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही होता है। द फोर्स विच पुल्ड द एप्पल ऑफ आइजैक न्यूटन्स ट्री, ये ग्रेविटी के वजह से, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, एप्पल इस केस में, नीचे गिरता है। द फोर्स विच स्टॉप यू फॉलिंग थ्रू द फ्लोर, तो ये रिएक्शन फोर्स होता है जो कि हम लोग को फ्लोर से गिरने से बचाता है। आप फ्लोर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और फोर्स आपको फ्लोर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अ प्रेशर ऑफ 110 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, 1 टन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया, व्हाट फोर्स विल बी exerted by the application of same pressure if area is made 1/3। प्रेशर दिया हुआ है 10 पास्कल का, एरिया दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, तो प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर्स आ जाएगा। व्हाट विल बी द फोर्स विल बी exerted by the application of same pressure if the area is made 1/3। तो अगर प्रेशर को सेम रखना है और एरिया को आप 1/3 कर रहे हैं तो फोर्स को भी 1/3 करना होगा। तो फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा था प्रेशर इंटू एरिया 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 न्यूटन का। अगर फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा था तो सेकेंड केस में जब एरिया को आप 1/3 कीजिएगा तो फोर्स को भी 1/3 करना पड़ेगा, और जब 30 को 1/3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन का। देखिए अच्छे से समझिए, कह रहा है कि 10 पास्कल का प्रेशर है, एक 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है, तो कितना फोर्स 3 मीटर एरिया पे लग रहा होगा कि 10 पास्कल का प्रेशर उस पर एग्जर्ट हुआ। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स है यहाँ पे, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर है 10 पास्कल का, एरिया है 3, तो ये 30 न्यूटन फोर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर सेम होना चाहिए। प्रेशर यहाँ पे 10 था तो प्रेशर 10 ही रहना चाहिए, और एरिया को 1/3 कर दिया गया। मतलब ये जो एरिया पहले 3 था इसको 1/3 कर दिया गया, मतलब 1 कर दिया गया। तो अब इस पर फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू 10 इंटू 1 बराबर 10 न्यूटन हो गया। तो मतलब जितना आप एरिया को कम कीजिएगा ना उतना ही फोर्स कम हो जाएगा, अगर आप प्रेशर सेम रखिएगा तो। वीडियो 26 मिनट का हो चुका है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग 67 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 50 तक कर चुके हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने आप लोग को ना ये इस जो भी 9 पार्ट अभी तक आ चुका है, जिसमें 2 पार्ट क्वेश्चन का था, बाकी 7 पार्ट कॉन्सेप्ट का था। उस कॉन्सेप्ट में जितना भी आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना था हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझिए, वापस रीड कीजिए पीडीएफ को, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, डिफिनीशन को याद कीजिए, फॉर्मूले को याद कीजिए। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन जो भी मैं इस तरह बता दे रहा हूँ ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए और फार्मूला याद कर चुके हैं, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करता चल रहा हूँ। तो अगर आप लोग को समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, फार्मूला को याद कीजिए, डिफिनीशन को याद कीजिए। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट कीजिए। पीडीएफ आप लोग को मिला ही रहेगा, पीडीएफ में सारा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसको खुद से अटैम्प्ट कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर वापस आकर के एक्सप्लेनेशन देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। और जब आप इस तरह पढ़ लीजिएगा ना तो पेपर में आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।